फ्रिक्शन लेक्चर 1। इस क्वेश्चन में इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन पूछ रहा है। ये स्ट्रिंग का नीचे एक्सीलरेशन दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इस स्ट्रिंग का एक्सीलरेशन दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर सिर्फ स्ट्रिंग्स का एक्सीलरेशन दिया होगा तो वहाँ पे लेट कर लेना है कि एक ब्लॉक होगा, तो ब्लॉक यहाँ पे लेट कर लेते हैं, यहाँ भी लेट कर लेते हैं। तो ऊपर टेंशन टी होगा, यहाँ भी टी होगा, यहाँ टी, तो यहाँ 2t हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही समेशन ऑफ टी डॉट ए वाला फॉर्मूला लगा देंगे। टी और 6 ये अपोजिट डायरेक्शन में तो -t इंटू 6 प्लस ये सेम डायरेक्शन में तो 2t इंटू ए, और यहाँ भी अपोजिट डायरेक्शन में है तो -t इंटू 4 इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू 5 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन यहाँ पूछ रहा है। इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन ऊपर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है और ये पुली का एक्सीलरेशन दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पुली का एक्सीलरेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक ब्लॉक को मान लेंगे, और यहाँ पे इसका एक्सीलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये t हो जाएगा, ये t हो जाएगा, तो ये 2t हो जाता है। यहाँ पे जो है इसका रिवर्स नीचे डायरेक्शन में 2t मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक दिया नहीं हुआ था, ब्लॉक को लेट किए हैं, इसलिए यहाँ पे ये जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है, यह कॉमन मिस्टेक हो जाता है सबसे। तो यहाँ पे नीचे के डायरेक्शन में 2t मानेंगे, तो यहाँ सेम डायरेक्शन में है तो प्लस t इंटू 6 प्लस यहाँ भी सेम डायरेक्शन में है तो t इंटू ए डैश माइनस ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा इसका एक्सीलरेशन और 2t, तो -2t इंटू 4 इक्वल 0, तो ए डैश का वैल्यू जो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आइए, तो इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये याद रखना है फॉर्मूला कि अगर ये जो है एक ब्लॉक है m मास का, ये a ब्लॉक है और ये जो है यहाँ b ब्लॉक है और ये मास ऑफ पुली है, तो अगर यहाँ पे एक्सीलरेशन नीचे होता है तो यहाँ पे एक्सीलरेशन ऊपर होता है। ठीक है, ये तो पहले भी देख सकते हैं। तो इसमें है कि एक्सीलरेशन दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो इसको लिखेंगे तो एक्सीलरेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू पुल इक्वल टू माइनस ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू पुली। ठीक है, तो एक्सीलरेशन ऑफ a माइनस एक्सीलरेशन ऑफ पुली इक्वल टू माइनस ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ b माइनस एक्सीलरेशन ऑफ पुली। तो एक्सीलरेशन ऑफ पुली जो है वो एक्सीलरेशन ऑफ a प्लस एक्सीलरेशन ऑफ b अपॉन 2 आ जाता है, एक्सीलरेशन ऑफ a प्लस एक्सीलरेशन ऑफ b अपॉन 2 आ जाता है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन दिया हुआ है 6 और इस पुली का एक्सीलरेशन है 4 और इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन पूछ रहा है, तो 4 इक्वल टू 6 प्लस a डैश अपॉन 2, तो a डैश का वैल्यू जो है वो 2 आ गया। ठीक है, मतलब दोनों ब्लॉक का एवरेज एक्सीलरेशन जो है वही पुली का भी एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे इसका एक्सीलरेशन दिया हुआ है, इस ब्लॉक का 4, इसका 6 दिया हुआ है, तो एक्सीलरेशन ऑफ पुली जो है 4 प्लस 6 अपॉन 2 5 आ जाएगा, इसका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन दिया हुआ है 4 और इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन दिया हुआ है 6, तो पुली का एक्सीलरेशन पूछ रहा है, तो या तो डायरेक्ट एक्सीलरेशन ऑफ पुली जो है 4 प्लस 6 अपॉन 2 5 निकाल सकते हैं। ठीक है, या सिग्मा टी डॉट ए वाले फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं कि ये t हो गया, ये t हो गया, तो ये 2t हो गया, तो ये जो इस डायरेक्शन में 2t हो जाएगा। यहाँ पे t और 4 सेम डायरेक्शन में है तो t डॉट 4 प्लस ये भी सेम डायरेक्शन में है तो t डॉट 6 और ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस 2t a डैश इक्वल टू 0 हो जाएगा, देयरफॉर a डैश इक्वल टू 5, देयरफॉर a डैश इक्वल टू 5। ठीक है, नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये m मास का पुली दिया हुआ और यहाँ पे फोर्स 5 mg लग रहा है, फोर्स जो है वो नीचे खींचा जा रहा है 5 mg से, तो यहाँ पे ये जो टेंशन है यही टेंशन 5 mg हो जाएगा, और सिमिलरली ये वाला टेंशन ये दोनों इक्वल होता है तो यहाँ भी टेंशन 5 mg हो जाएगा। तो और नीचे mg फोर्स लग रहा है और ऊपर के डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, इसका मतलब टेंशन बड़ा है, तो एक्सीलरेशन इसका हो जाएगा 5 mg माइनस mg अपॉन m, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये आदमी जो है ये एक केज में है और ये वेटिंग मशीन पे खड़ा है और इस आदमी का जो मास है वो 60 kg है और इस केज का जो मास है वो 20 kg है। ठीक है, और यहाँ पे ये टेंशन t मान लेंगे तो ये भी t हो जाएगा और वो ये 2t आ जाएगा। ठीक है, तो टेंशन एंड नॉर्मल फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है मैन एंड केज बोथ आर इन इक्विलिब्रियम, दोनों इक्विलिब्रियम है, तो फाइंड टेंशन एंड नॉर्मल। तो ये जो है यहाँ 2t मान लेते हैं और इसको पूरा को एक सिस्टम मान लेंगे, तो आदमी का मास हो गया 60 kg, केज का मास हो गया 20 kg, तो दोनों का कंबाइंड मास हो गया 80 kg, तो नीचे जो है 800 लगाएगा, तो 2t इक्वल टू 800, तो टेंशन जो है वो 400 न्यूटन आ गया। ठीक है, और ये आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो ये आदमी अपना नीचे mg लगा रहा है वेट 600 और इसके ऊपर ये कॉन्टैक्ट फोर्स के कारण ये लगा रहा है केज नॉर्मल n, और ये जो है टेंशन ऊपर पकड़ा हुआ है, तो t प्लस एन इक्वल टू 600, तो यहाँ पे नॉर्मल जो है वो 200 आ गया। ठीक है, तो रीडिंग ऑफ वेट मशीन जो है वो 20 kg हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि ये थोड़ा सा बहुत ही दिमाग वाला चीज़ है कि व्हाट फोर्स मैन शुड अप्लाई ऑन रोप सो दैट ही गेट्स इट्स ट्रू वेट उसको अपना पता चल जाए।
तो अभी तो इसको 200 पता चल रहा है ना, तो ट्रू वेट पता होने के लिए उसका जो नॉर्मल है वो 600 होना चाहिए, ठीक है। तो इस आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो ऊपर टेंशन लग रहा है, नीचे ये अपना मास 600 लगा रहा है और इसके ऊपर नॉर्मल लग रहा है। तो ये अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे टेंशन जो है वो 0 आ जाएगा, और 0 आ नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये इसको खींचेगा तो ऊपर एक एक्सेलरेशन लगेगा। ये अब याद रखना है कि जब भी खींचेगा केज को तो ये ऊपर जाएगा और ऊपर के डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन लगेगा। तो यहाँ पे t प्लस एन माइनस 600 करेंगे तो वो 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो t का वैल्यू, टेंशन का वैल्यू 60 आ गया, ठीक है। और इस केज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस केज पे ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है इस आदमी के कारण, और यहाँ पे ये टेंशन t लग रहा है, और ये अपना नीचे फोर्स ये 20 kg का खुद है तो नीचे अपना mg लगा रहा है 200, ठीक है। तो टेंशन माइनस नॉर्मल माइनस 200 इक्वल टू 28, तो टेंशन माइनस 800 का वैल्यू 28 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे टेंशन का वैल्यू 60 पुट कर देंगे, 60 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो टेंशन जो है वो 200 आ जाएगा और एक्सेलरेशन 20 आ जाएगा, ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये SC वर्मा का क्वेश्चन है। इसमें ये m मास का ब्लॉक है तो यहाँ पे टेंशन T लगेगा और यहाँ एक्सेलरेशन जो A1 हो जाएगा, और ये T 2T होके यहाँ पे जो है 2T लगेगा, और ये 2m मास का ब्लॉक है और इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन A2 है, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा T डॉट A वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो दोनों सेम डायरेक्शन में 2T इंटू A2 प्लस ये भी सेम डायरेक्शन में T इंटू A1 इक्वल टू 0, टेंशन कैंसिल हो जाएगा, 2A2 प्लस A1 इक्वल टू 0। अब एक्सेलरेशन लिखना है तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है 2T और अपोजिंग में कोई फोर्स नहीं है, तो फोर्स अपॉन मास तो 2 इंटू 2T अपॉन 2m प्लस यहाँ पे नीचे ये अपना mg लगाएगा और ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इसका मतलब टेंशन बड़ा है, तो प्लस t माइनस एम जी अपॉन m इक्वल टू 0, तो t का वैल्यू mg/3 आ गया, ठीक है। t का वैल्यू mg/3 आ गया। अब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वो माइनस 2bg/3 आ जाएगा, और माइनस का मतलब हो गया कि एक्सेलरेशन जो है वो नीचे लगेगा इसमें एक्सेलरेशन, माने तो ऊपर से पर नीचे लगेगा, निगेटिव से ये पता चल गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में समेशन ऑफ टी डॉट ए जो है वो 0 होता है, तो उससे जो है हिट एंड ट्रायल से भी अपने से भी लगा सकते हैं। जैसे ये 2m मास का ब्लॉक है तो यहाँ 2t लग रहा है और यहाँ एक्सेलरेशन a है और यहाँ पे टेंशन t लग रहा है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 हो जाएगा। तो ये तो अपने से भी सोच सकते हैं कि यहाँ भी 280 होना चाहिए, ताकि माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा कैंसिल होके, तो नीचे के डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन 2a होगा, अपने से भी ये सोच सकते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में यहाँ टेंशन टी मान लेते तो यहाँ भी टेंशन टी हो गया, तो यहाँ पे 2t हो गई, ये 2m मास का ब्लॉक है और ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, और यहाँ पे भी तो इस डायरेक्शन में टेंशन टी हो जाएगा, ठीक है। अब सिग्मा टी डॉट टेबल लगाएंगे तो यहाँ पे t इंटू ए डैश प्लस 2t इंटू ए डैश A2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे A1 प्लस 2A2 इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि टेंशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये इंक्लाइन प्लेन था तो ये इस डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स लगता है mg साइन थीटा, तो t माइनस इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है मतलब टेंशन बढ़ा है, तो t माइनस mg साइन थीटा अपॉन मास m प्लस 2 इंटू 2t माइनस 2mg अपॉन मास 2m इक्वल टू 0, तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे वेज कंस्टेंट आ गया। वेज कंस्टेंट ये आ गया कि ये जो ऐसे इंक्लाइन प्लेन है तो इसको जैसे ही इस डायरेक्शन में ले जाएंगे तो ये जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये दो पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देयर इज नो रिलेटिव मोशन अलोंग कॉमन नॉर्मल। ये जो कॉमन नॉर्मल जो है ये कॉमन नॉर्मल है, इसको ड्रॉ करना आना चाहिए। इसके अलोंग कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, और कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी अलोंग द कॉमन नॉर्मल आर सेम। ए और बी के अलोंग जो कॉमन नॉर्मल है उसका एक्सेलरेशन सेम होगा। तो यहाँ पे ए जो है ये A2 एक्सेलरेशन नीचे लगा रहा है, ठीक है, और ये जो है A1 एक्सेलरेशन ऐसे लगा रहा है इस डायरेक्शन में A1 लगा रहा है और इस डायरेक्शन में A2 लगा रहा है। तो इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा A1 साइन थीटा, क्योंकि इधर आ जाएगा A1 कॉस थीटा, इधर आ जाएगा A1 साइन थीटा, ठीक है। और A2 का कंपोनेंट तोड़ेंगे तो A2 का इस डायरेक्शन में आ जाएगा A2 cos थीटा, तो ये दोनों सेम हो जाएगा। तो A1 साइन थीटा इक्वल टू A2 cos थीटा, A1 साइन थीटा इक्वल टू A2 cos थीटा हो जाएगा। A1 साइन थीटा इक्वल टू A2 cos थीटा, ये दोनों का एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इक्वल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसको यहाँ पे कॉमन नॉर्मल की तरफ कंपोनेंट निकालना है और उसको इक्वेट कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ इस वेज का इस इधर A1 इसका है एक्सेलरेशन और ये इसका A2 एक्सेलरेशन ही है, तो ये जो इसका जो A2 एक्सेलरेशन है ये तो कॉमन टेंजेंट पे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको A1 को ब्रेक करेंगे तो वो आ जाएगा A1 cos 90 माइनस थीटा, मतलब A1 साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। और A2 तो उसी के लॉन्ग है, तो A2 इक्वल टू A1 साइन थीटा, A2 इक्वल टू
A1 साइन थीटा करेंगे तो इससे जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो पहले वाला मेथड ही अच्छा था। अब फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या हो गया कि ये 10 kg मास का ब्लॉक है, 10 kg मास ब्लॉक है, 10 kg मास का ब्लॉक है और इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक्सीलरेशन भी इस डायरेक्शन में होगा, तो इधर एक अपोजिंग फोर्स फ्रिक्शन भी लगेगा, इस सरफेस से फ्रिक्शन भी लगेगा। ठीक है, और F माइनस एफ इक्वल टू एम ए आ जाएगा, F माइनस एफ इक्वल टू एम ए आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसमें फोर्स लगा है 2 न्यूटन, तो एक्सीलरेशन 0 हुआ, मतलब अभी रेस्टी पे और अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। 5 न्यूटन लगाए तब भी फ्रिक्शन पीछे लगेगा रेस्टी पे, 10 लगाए तब भी 10, 20, 39.99 तक फ्रिक्शन पीछे लगेगा और एक्सीलरेशन भी 0 है, मतलब रेस्ट पे। और जैसे ही 40.001 लगाएंगे वो मोशन में आ जाएगा, मतलब कुछ एक्सीलरेशन गेन कर लेगा और उसका फ्रिक्शन जो है 30 हो जाएगा और फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ तक जो है फ्रिक्शन वेरिएबल था, फ्रिक्शन वेरिएबल था और ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे था, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक फ्रिक्शन जो है वो सेम है, मतलब ये काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। ठीक है, और इसको धक्का देने के लिए जो है सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन चाहिए, धक्का देने के लिए, जैसे ये ब्लॉक है तो इसको धक्का देने के लिए सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन चाहिए, धक्का देने के समय सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन लगता है। और जब मोशन में आ जाता है, जब मोशन में आ जाता है तो इसका और जो सरफेस का बॉन्ड है वो तो टूट जाता है, तो और फिर अच्छे से बन नहीं पाएगा, तो ये जो है लूज हो जाता है, तो फ्रिक्शन कम लगता है। और जब एकदम रेस्ट पे रहता है तो ये जो बॉन्ड है ये ज़्यादा इंटरलॉक रहता है, इसलिए सबसे ज़्यादा फोर्स या सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन या फोर्स लगता है इसको रेस्ट से मोशन में लाने में। जब मोशन में ले आते हैं तब थोड़ा सा कम हो जाता है फोर्स। नेक्स्ट, अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो वेरिएबल फोर्स है और जो एफ एस मैक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल के। एफ एस मैक्स, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्स इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, और म्यू एस जो है वो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, और इसका ग्राफ बनाएंगे तो पहले तो स्ट्रेट लाइन तक जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन में और पहले थोड़ा सा डिप लेगा, पहले थोड़ा सा इंक्रीज करेगा फिर थोड़ा सा डिप लेके ये फिर कांस्टेंट हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन में। ठीक है, और ये जो एक्सपेरिमेंटली इसका ग्राफ है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो रिलेटिव मोशन को इट अपोजिस रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेस। ठीक है, और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, और काइनेटिक फ्रिक्शन जो है एफ के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल के, और एफ के इक्वल टू म्यू क्यू इनटू एन, और ये जो है कांस्टेंट होता है, म्यू क्यू को कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, और इट अपोजिस द रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेस। ठीक है, और इसमें बताए थे सर कि अगर फिसला फिसली होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा और अगर नहीं हुआ तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।